नमस्कार दोस्तों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, हमारा रिटेल बैंकिंग का एमसीक्यू का एक सीरीज चल रहा है जिसका आज ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले आपको मेरे 3 वीडियो लेसन मिल जाएंगे जिसमें मैंने 1 से लेके 150 क्वेश्चन तक का एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। उसमें जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अपने आगामी रिटेल बैंकिंग के एग्जामिनेशन में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आइए दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करते हैं 150 से लेकर 200 नंबर क्वेश्चन तक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसमें केस स्टडी भी इन्वॉल्व है, तो दोस्तों अंतिम तक बने रहिएगा। यदि इसमें कोई त्रुटि हो, उससे मैंने प्रयास रखा है कि कम से कम त्रुटि हो। यदि कुछ अपडेट्स हो तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि उससे मैं फिर से इस पर्टिकुलर वीडियो में उसे सुधार सकूं, ताकि बाकी लोगों का भी ये फायदा हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इन पीएमईजीपी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो दोस्तों, पहला कह रहा है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट ₹25 लाख एंड फॉर सर्विस प्रोजेक्ट ₹10 लाख। सेकंड कह रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट ₹10 लाख एंड फॉर सर्विस प्रोडक्ट ₹25 लाख। सी कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट एंड सर्विस प्रोजेक्ट ₹10 लाख। और डी कर रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट एंड सर्विस प्रोजेक्ट ₹25 लाख। अब बताइए दोस्तों, पीएमईजीपी में कौन सा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख और सर्विस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोडल एजेंसी अंडर पीएमईजीपी। तो पीएमईजीपी के अंदर नोडल एजेंसी कौन सा है। आरबीआई है, नबार्ड है, केवीआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवीआईसी। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ मुद्रा अंडर पीएमएमवाई लोन। पीएमएमवाई लोन के अंदर मुद्रा का क्या रोल है। ऑप्शन ए, मुद्रा इज अ डायरेक्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड लैंड टू स्मॉल और माइक्रो यूनिट एंटरप्रेन्योर्स डायरेक्टली फॉर पीएमएमवाई। ऑप्शन बी, इट्स एक्ट्स लाइक एज अ refinance एजेंसी एंड refinance to all banks, NBFCs, MFIs for onward lending to customer under different categories of PMMY loan as per need of the customer. C, मुद्रा is the regulator of bank। अब बताइए मुद्रा का क्या रोल है पीएमएमवाई लोन के अंदर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कि यानी कि इट एक्ट्स लाइक अ रिफाइनेंस एजेंसी एंड रिफाइनेंस टू ऑल बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआईज फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग टू कस्टमर अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीएमएमवाई लोन एज पर नीड ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोरोवर कैन अवेल द क्रेडिट इन अ हैसल फ्री एंड फ्लेक्सिबल मैनर विद द मुद्रा कार्ड विच इज़ अ। तो बोरोवर जो है वो क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं हैसल फ्री और फ्लेक्सिबल मैनर में मुद्रा कार्ड के थ्रू। मुद्रा कार्ड क्या है। ऑप्शन ए, डेबिट कार्ड विद सैमसंग लिमिट। ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन सी, ऑर्डिनरी डेबिट कार्ड। तो मुद्रा कार्ड क्या है दोस्तों। तो मुद्रा कार्ड है ऑप्शन ए, यानी कि डेबिट कार्ड है विद सैमसंग लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा मुद्रा कार्ड है। क्वेश्चन नंबर 155 है, मुद्रा कार्ड इज अ डेबिट कार्ड ऑन विच पेमेंट प्लेटफॉर्म। तो मुद्रा कार्ड जो डेबिट कार्ड है वो किस पेमेंट प्लेटफॉर्म पे है। ऑप्शन ए कर रहा है रुपे, बी कर रहा है वीज़ा और सी कर रहा है मास्टर कार्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुपे कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ मुद्रा कार्ड एंड हाउ इट कैन बी यूज। ऑप्शन ए, इन ड्रॉइंग कैश फ्रॉम एटीएम और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। बी, मेक परचेजिंग यूजिंग पीओएस मशीन। सी, बोथ ऑफ द एबव। तो मुद्रा कार्ड का यूज कैसे कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों बोथ, यानी कि आप एटीएम से कैश को भी ड्रॉ कर सकते हैं और पीओएस से परचेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 है, हु इशू द मुद्रा कार्ड टू कस्टमर। तो मुद्रा कार्ड कस्टमर को कौन इशू करता है। पहला ऑप्शन है बैंक, आइदर डायरेक्टली और इन एसोसिएशन विद एमएफआईज। बी, एमएफआईज डायरेक्टली। और सी, मुद्रा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ए, बैंक, आइदर डायरेक्टली और इन एसोसिएशन विद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है, व्हाट आर द इंटरेस्ट रेट ऑफ पीएमएमवाई लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक, एनबीएफसीज, एमएफआईज टू द बोरोवर। तो इंटरेस्ट रेट कितना है पीएमएमवाई लोन का। ऑप्शन ए, रीजनेबल रेट डिसाइडेड बाय लैंडिंग बैंक, एनबीएफसीज, एमएफआईज दैट शुड फॉल विद इन द ओवरऑल आरबीआई गाइडलाइन। बी, द रेट एज प्रिस्क्राइब बाय मुद्रा। सी, यूनिफॉर्म रेट्स एज स्टिपुलेटेड बाय द आरबीआई। तो बताइए दोस्तों इंटरेस्ट रेट क्या है। करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली जो रीजनेबल रेट्स होते हैं जो कि लैंडिंग बैंक डिसाइड करती है, एनबीएफसी डिसाइड करती है, एमएफआई डिसाइड करती है, जो कि ओवरऑल आरबीआई गाइडलाइंस के बीच में फॉल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पीएमएमवाई लोन आर प्रोवाइडेड फॉर व्हाट टेन्योर। तो पीएमएमवाई लोन को किस टेन्योर के लिए प्रोवाइड किया जाता है। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, डिपेंड्स ऑन कैश फ्लो ऑफ बिजनेस एंड डिसाइडेड बाय द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों पीएमएमवाई लोन को प्रोवाइड किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि जो बिजनेस का कैश फ्लो है उस पर डिपेंड करता है, और ये डिसाइड कौन करती है। तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 160 है, व्हाट इज द ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल अगेंस्ट बैंक ऑफिशियल इन द इवेंट ऑफ नॉन सैंक्शन ऑफ लोन। मान लीजिए कोई लोन नॉन सैंक्शन हो रहा है, तो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कौन सा है बैंक ऑफिशियल के अगेंस्ट। ऑप्शन ए, द मैटर कैन बी एस्केलेटेड टू द नेक्स्ट हायर ऑफिस।
region or zone on the bank. The customer can register complaint on bank nodal officer, PMMY और PMMY मिशन ऑफिस और PMMY टोल फ्री, सी बोथ ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें दोनों का दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि वो तो या तो नेक्स्ट ऑफिस जो कि रीजन या जोन हो वहाँ पे मैटर को एस्केलेट कर सकती है, या नहीं तो कस्टमर एक कंप्लेंट को भी रजिस्टर कर सकता है बैंक के नोडल ऑफिसर को, जो कि PMMY का नोडल ऑफिसर हो या PMMY का मिशन ऑफिस हो, उसे भी ये कस्टमर को कंप्लेंट को रजिस्टर करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड फॉर अवेलिंग लोन अंडर मुद्रा। तो दोस्तों मुद्रा लोन को अवेल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। ए स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म, बी KYC एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज मे रिक्वायर्ड एज पर इंटरनल गाइडेंस ऑफ लैंडिंग बैंक, NBFCs और MFI, सी बोथ ऑफ द अबव। तो बताइए दोस्तों मुद्रा लोन को अवेल करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर है दोस्तों बोथ ऑफ द अबव, यानी कि आप स्टैंडर्ड लोन एप्लीकेशन फॉर्म भी देंगे, KYCs भी देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PMMY प्रोग्रेस एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पे PMMY का प्रोग्रेस को कौन मॉनिटर कर रहा है। ऑप्शन है मुद्रा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बी SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, सी बोथ। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है, यानी कि मुद्रा ऑब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ये क्या करता है PMMY की प्रोग्रेस को इम्प्लीमेंट करता है नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163 है, व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन PMMY लोन अवेलेबल फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन और पब्लिक। वेयर आर, कहाँ पे ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा PMMY लोन से रिगार्डिंग, DFS वेबसाइट, PMO वेबसाइट या मुद्रा वेबसाइट। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका मुद्रा वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम्पल प्रोजेक्ट प्रोफाइल फॉर रनिंग और सेटिंग अप ऑफ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज इज अवेलेबल एट। तो आपको यदि सैम्पल प्रोजेक्ट प्रोफाइल देखना है किसी भी माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज के रनिंग का, वो कहाँ मिलेगा, DFS की वेबसाइट पे, मुद्रा की वेबसाइट पे या PMO की वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये मिलेगा हमें मुद्रा की वेबसाइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सैंक्शन अंडर PMJDY इज क्लासिफाइड एज मुद्रा लोन अंडर PMMY। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का दिया गया है उसमें क्या अमाउंट है जिसे मुद्रा लोन के अंदर क्लासिफाई किया गया है PMMY के अंतर्गत, 5,000 का, 10,000 का या 15,000 का। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 5,000 का। तो कहने का मतलब 5,000 तक का यदि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हो जो कि PMJDY के अंदर सैंक्शन किया गया है तो उसे हम लोग PMMY के अंदर मुद्रा लोन के अंदर वो क्लासिफाई किया जाएगा। हु इज एलिजिबल टू गेट द मुद्रा लोन अंडर PMMY आउट ऑफ द फॉलोइंग बोरोवर। आपके सामने कुछ बोरोवर लिखे गए हैं, तो इनमें से किस बोरोवर को एलिजिबल है कि वो मुद्रा लोन लेने के लिए एलिजिबल है अंडर PMMY। ए लार्ज कॉर्पोरेट, बी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी स्मॉल फूड वेंडर्स, वेजिटेबल सेलर्स एक्सेट्रा। तो कौन एलिजिबल है बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो स्मॉल फ्रूट वेंडर्स है वो, वेजिटेबल सेलर्स है वो, ये सभी लोग एलिजिबल हैं मुद्रा लोन लेने के लिए अंडर PMMY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल लोन सैंक्शन डिसबर्स्ड अंडर PMMY इज एक्सेसिबल टू डैश फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द बैंक, NBFCs, MFIs, जनरल पब्लिक एट लार्ज। तो जो टोटल लोन सैंक्शन किया जाता है या डिस्पर्स किया जाता है PMMY, तो वो किसे एक्सेसिबल है, DFS की वेबसाइट को, मुद्रा वेब पोर्टल को या PMO वेबसाइट को। तो दोस्तों मुद्रा के पोर्टल पे अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑल PMMY लोन विल बी गवर्न्ड बाय डैश formulated by Mudra in consultant with DFS, rating agencies, MFIN and Sadhan and other stakeholder for adoption by all the lending institution। तो कौन मॉनिटर करता है, कौन गवर्न करता है। पहला है मुद्रा लोन कोड ऑफ लैंडिंग, बी मुद्रा लोन चार्टर, सी PMMY लोन चार्टर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी मुद्रा लोन चार्टर। ठीक है, जितने भी PMMY के लोन हैं वो गवर्न किए जाते हैं मुद्रा लोन चार्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, मुद्रा स्कीम इज एप्लीकेबल टू विच टाइप ऑफ MSE बिजनेसेस अंडर इनकम जनरेशन पर्पस। तो इनकम जनरेशन पर्पस के अंतर्गत मुद्रा स्कीम जो है किस टाइप के MSE बिल्डिंग के लिए एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए है न्यूली स्टार्टअप, ऑप्शन बी है एग्जिस्टिंग बिजनेस और फॉर एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन, सी बोथ ए एंड बी। तो मुद्रा लोन जो है एप्लीकेबल है दोस्तों इन दोनों के लिए, जो न्यूली स्टार्टअप है उनके लिए भी, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है एक्सपेंशन के लिए या अपग्रेडेशन के लिए उनके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज प्रोपोगेट मॉड्यूल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड रिप्रेजेंट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रोपोगेट मॉड्यूल है म्यूचुअल फंड की डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसमें प्रोपोगेट का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, P से होता है प्रोडक्ट, R से होता है रिस्क, O से अपॉर्चुनिटी, फिर अगला P से पीपल, A से एपिटाइट, G से ज्योग्राफी, फिर A से एट्रीब्यूट, T से ट्रेनिंग और लास्ट में E से एजुकेशन। तो दोस्तों 3-4 बार इसे देखिएगा तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोगेट का फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 171, इन द प्रोपोगेट मॉडल इन रेस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड O and G स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो O और G किसके लिए रेफर्स किया जाता है? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि ओकेजन ज्योग्राफी, अपॉर्चुनिटी गेन, अपॉर्चुनिटी ज्योग्राफी, डी नॉन ऑफ दिस। तो बताइए दोस्तों क्या सही है? तो O से होता है अपॉर्चुनिटी और G से होता है ज्योग्राफी, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो किसी प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में कितने स्टेज होते हैं प्रोडक्ट के? 2 स्टेज, 4 स्टेज, 3 स्टेज या 5 स्टेज, बताइए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 4 स्टेज होते हैं। सो इन द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, 4 स्टेज होते हैं किसी प्रोडक्ट के। एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द कस्टमर डेवलप अ टेंडेंसी ऑफ इनडिफरेंस टू द प्रोडक्ट। तो आपको ये बताना है कि जो हम लोगों ने 4 स्टेज अभी देखा, तो उस 4 स्टेज में से किस स्टेज में कस्टमर जो है एक टेंडेंसी डेवलप कर लेता है कि प्रोडक्ट से इनडिफरेंस का। मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, सैचुरेशन स्टेज या बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है यानी मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी स्टेज पे क्या होता है कि कस्टमर एक टेंडेंसी डेवलप कर लेता है इन डिफरेंस टू द प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 174 है, अंडर व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द सेल्स वॉल्यूम विल बी लो एंड रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोडक्ट विल नॉट बी सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको ये बताना है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में जो सेल्स का वॉल्यूम है वो कम होगा और जो प्रोडक्ट से रेवेन्यू है वो सफिशिएंट नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर पाए, ठीक है। ऑप्शन ए करा है इंट्रोडक्शन, बी करा है ग्रोथ, सी करा है मैच्योरिटी और डी करा है एम्पैथी। बताइए दोस्तों किस स्टेज के लाइफ साइकिल के स्टेज में सेल्स वॉल्यूम कम होता है और प्रोडक्ट से रेवेन्यू सफिशिएंट नहीं होता है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर कर सकें। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द प्रोडक्ट इज लाइकली टू ब्रेक इवन एंड स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों आपको ब्रेक इवन पता है ना, ब्रेक इवन। तो किस स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के किस स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक इवन हो जाएगा, मतलब कि आपकी लागत और आपकी जो कमाई है वो बराबर होगी ब्रेक इवन पे। तो दैट मीन्स ओके योर इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल। सो ये किस स्टेज पे होता है और आप फिर उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। तो इंट्रोडक्शन पे, मैच्योरिटी पे, ग्रोथ पे या डेवलपमेंट पे। काफ़ी सिंपल है, यही तो 4 स्टेजेस हैं हमारे। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी ग्रोथ स्टेज पे। तो ग्रोथ स्टेज पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा और उसके बाद आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 176 है, कस्टमर डेवलप अ टेंडेंसी ऑफ इंडिफरेंस टू द प्रोडक्ट अंडर विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ग्रोथ, मैच्योरिटी, स्टैग्नेशन और डिक्लाइन। तो इंडिफरेंस अभी हम लोगों ने देखा था, बताइए क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है इसका स्टैग्नेशन, ठीक है। तो स्टैग्नेशन स्टेज पे कस्टमर एक इंडिफरेंस का टेंडेंसी ले आता है प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द प्रोडक्ट इज लाइकली टू सी ड्रॉप इन वॉल्यूम एंड इन प्रॉफिट। तो किस स्टेज में वॉल्यूम का में भी ड्रॉप आएगा और प्रॉफिट में भी ड्रॉप आएगा, सैचुरेशन, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन एंड एएनसी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी यानी डिक्लाइन। तो डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा कि आपका वॉल्यूम में भी ड्रॉप आएगा और प्रॉफिट में भी ड्रॉप आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है, मैच्योरिटी, ग्रोथ, इंट्रोडक्शन, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन, मैच्योरिटी, ग्रोथ, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, डिक्लाइन, मैच्योरिटी। अब बताइए करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर ग्रोथ होगा, फिर मैच्योरिटी होगा और फिर डिक्लाइन होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएमएम। डीएमएम क्या होता है, डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर शुड पॉजेस फॉलोइंग क्वालिटीज, सेलेक्ट द इनएप्रोप्रिएट वन। तो डीएमएम में कुछ क्वालिटीज होते हैं, कौन सा क्वालिटी नहीं है। पहला है सेल्स कन्वर्जन, दूसरा है मार्केट इंटेलिजेंस, तीसरा है डीएमए नीड नॉट फोकस ऑन लॉयल्टी फैक्टर एज द लॉयल्टी फैक्टर इज ऑलरेडी अटैच्ड विद द पीएसबीज एंड डी इज द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन टू द आइडेंटिफाइड कस्टमर सेगमेंट। तो कौन सा इनएप्रोप्रिएट है आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी कि डीएमए को फोकस करना होता है लॉयल्टी फैक्टर पे, यहाँ लिखा है नहीं करना होता है, इसीलिए ऑप्शन सी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टेप इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू अवॉइड प्रोडक्ट फेलियर। तो प्रोडक्ट फेलियर को यदि आपको अवॉइड करना है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन सा स्टेप एसेंशियल है, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट टेस्टिंग, रिव्यू ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आइडिया स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक जेड इज सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड गेट कमीशन फॉर दैट, इट फेसेस विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। तो बैंक जेड क्या कर रही है, किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को सेल कर रही है और उस पर उसे कमीशन मिल रहा है, तो वो कैसा रिस्क को फेस करेगी, रेपुटेशन रिस्क को, सेटलमेंट रिस्क को, ऑपरेशनल रिस्क को या लिक्विडिटी रिस्क को। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका रेपुटेशन रिस्क। सो बैंक विल फेस रेपुटेशन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 एवरी इंस्ट्रूमेंट अदर देन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट which are chargeable with duty and executed out of India may be stamped within dash month and after it has been received in India। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 का है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं केवल बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को छोड़ के जिसको ड्यूटी चार्ज होता है और भारत से बाहर एग्जीक्यूट होता है,
तो उसको स्टाम्प कितने महीने के अंदर होना चाहिए भारत में रिसीव करने से? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 5 महीना? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका 3 महीना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एजुकेशन लोन। दोस्तों एजुकेशन लोन से रिलेटेड मैं ये पीडीएफ आपके लिए लाया हूँ। इसमें मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों एक केस स्टडी के थ्रू, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन लोन पे केस स्टडी पूछा जाता है। तो आपको मैं ट्राई करूँगा कि इसमें क्या क्या मेथड है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या डाटा आपको दी रहेगी, वो मैं बताता हूँ। देखिए, ट्यूशन फी 12 लाख दिया हुआ है, हॉस्टल फी 2,40,000 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको कॉशन मनी दे रखा है। तो कॉशन मनी कितना दे रखा है? 2 लाख। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको दे रखा है अदर एक्सपेंसेस 1 लाख दे रखा है। उसके बाद दोस्तों दे रखा है कंप्यूटर्स एंड अदर इक्विपमेंट्स का जो एक्सपेंडिचर है वो दे रखा है आपको 1 लाख। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि स्टडी अब्रोड के लिए है, तो इफ इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन, तो एंट्री कंसिडर्ड अंडर लोन सैंक्शन लिमिट अमाउंट। अब देखिए ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या क्या डाटा? ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, ठीक है, फिर उसके बाद आपको दिया रहेगा कॉशन मनी कितना है, उसके बाद आपको अदर एक्सपेंस दिया रहेगा, फिर एक्सपेंडिचर टू कंप्यूटर और अदर इक्विपमेंट दिया रहेगा। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम लोन सैंक्शन फ्रॉम ट्यूशन फ़ी। तो ट्यूशन फी से मैक्सिमम लोन कितना सैंक्शन करेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों 12 लाख है, तो 12 लाख का ट्यूशन फी आप सैंक्शन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब 12 लाख ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है मैक्सिमम लोन सैंक्शन फ्रॉम हॉस्टल फी। ठीक है, तो मैक्सिमम लोन हॉस्टल फी से कितना सैंक्शन होगा? तो 2,40,000 का है, तो आपको 2,40,000 सैंक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम लोन सैंक्शन फॉर कॉशन मनी। तो कॉशन मनी में आपको क्या याद रखना है कि 10% ऑफ टोटल ट्यूशन फी होता है, और कॉशन मनी है कितना? 2 लाख। आपका ट्यूशन फी कितना है? 12 लाख। तो 12 लाख का 10% कितना होता है? 1,20,000। तो कॉशन मनी जो मैक्सिमम लोन सैंक्शन होता है वो होता है ट्यूशन फी का 10%। ठीक है, तो वो आपका है 1,20,000। उसके बाद है दोस्तों आपको सीरियल नंबर 5, 6 और 7 देखना है। ठीक है, उसमें कितना मैक्सिमम लोन सैंक्शन होगा? ठीक है, जो सीरियल नंबर 5, 6 और 7 है अदर एक्सपेंस का, फिर कंप्यूटर या अदर इक्विपमेंट्स का। ठीक है, तो ये सब के केस में आपका जो 5 और 6 और 7 है इसमें कितना मैक्सिमम लोन सैंक्शन होगा? तो उसका है आपको याद रखना है, उसका 20% है। किसका 20%? तो ट्यूशन फी का 20%। तो ट्यूशन फी कितना है अपना? 12 लाख। 12 लाख का 20% होगा 2,40,000। तो इसीलिए 5, 6, 7 को मिला के जो टोटल लोन सैंक्शन होगा वो होगा 2,40,000। उसके बाद है मैक्सिमम लोन सैंक्शन टोटल अमाउंट एलिजिबल लेस मार्जिन स्टडी अब्रोड एट द रेट 15% और स्टडी इंडिया एट द रेट 5% एवं 4 लाख। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि अमाउंट एलिजिबल, आप देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो 12 लाख, ठीक है, फिर देखिए दोस्तों उसके बाद है 2,40,000, फिर 30,000, फिर 1,20,000, फिर 2,40,000। ठीक है, तो सबको जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 18,30,000। तो ठीक है, इसमें से क्या घटाना है? इसमें से मार्जिन घटाना है। तो मार्जिन कितना होता है बताइए? तो मार्जिन यदि आप बाहर स्टडी कर रहे हैं तो 15% होगा, और यदि भारत में स्टडी कर रहे हैं तो 5% होगा। लेकिन ये तब होगा जब 4 लाख के ऊपर का है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फॉर स्टडी अब्रोड लिखा गया है, तो 15% आप लेंगे। ठीक है, तो आपको 15% निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2,74,500, और फिर आप उसे घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15,55,500। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, अप टू 4 लाख जो है वो नील होता है, 4 से 7.5 लाख तक होता है थर्ड पार्टी एमिनिटीज़। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखनी है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, एजुकेशन लोन के बारे में डिटेल डिस्कशन। चलिए आगे देखते हैं। द मिनिमम, अब देखिए वही सब एजुकेशन लोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। द मिनिमम एज ऑफ ए स्टूडेंट शुड बी फॉर एजुकेशन लोन 14 साल, 16 साल, 18 साल या 21 साल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 साल। फिर है द मैक्सिमम एज ऑफ ए स्टूडेंट विल बी 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर, 45 ईयर। सो है 35 ईयर इज द करेक्ट आंसर। A student pursuing full-time course need to have a co-applicant who can be parent guardian, spouse if married, parents-in-law if married. ऑप्शन ए 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 and 3। ये तीनों के तीनों इनके को एप्लीकेंट होने हो सकते हैं। मैक्सिमम एजुकेशन लोन अमाउंट कैन बी अप टू एजुकेशन एक्सपेंस का 80%, एजुकेशन एक्सपेंस का 85%, 90%, 100%। तो ऑप्शन है 100%, मैक्सिमम लोन 100% हो सकता है। What are the following courses in India for which education loan are available? Option A, courses such as SAP, ERP, GNIT, Air Hostess Training Program. Option 2, distance learning program and online certification. Option 3, degree diploma course like aeronautical pilot training, shipping.
तो ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सभी कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। Aside from fee payable to the school or college, what other expenses can be covered by the loan? Fee paid for exam, library, laboratory, hostel, building funds, caution deposit, refundable deposits, cost incurred in travel for studies abroad, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो सभी के सभी अवेलेबल है। What is the security required for availing education loan? Up to 4 lakh no collateral security or third party guarantee. Up to 4 lakh tangible collateral security. Above 7.5 lakh tangible collateral security। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों उसका ऑप्शन बी, यानी तो ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, तो मतलब 4 लाख तक का लोन के लिए कोई कलेक्टर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और 7.5 लाख से ऊपर टेंजेबल कलेक्टर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों एक हम लोग क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड की स्टडी देखते हैं। मिस्टर एक्स हैव क्रेडिट कार्ड ऑफ XYZ बैंक एंड क्रेडिट लिमिट इज ₹5 lakh। Billing date is 5th of every month and maximum interest free period is 20 days. Rate of interest is 3% per annum. Answer the following question. Mr. X purchased online of ₹3 lakh by using credit card on dated 4th May 2019. After 28 days, he paid entire outstanding amount with interest. How much interest was paid by Mr. X? तो मिस्टर एक्स एक क्रेडिट कार्ड लिया XYZ बैंक का, उसका क्रेडिट लिमिट है 5 लाख, बिलिंग डेट है हर एक महीना का 5वां दिन और मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्री पीरियड है 20 दिन का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% पर एनम। तो आपको बताना है क्या कि हाउ मच इंटरेस्ट वॉज पेड बाय मिस्टर एक्स। तो देखिए ऑप्शन है 13,808, 7,000, 82,084 और 82,008। तो दोस्तों करेक्ट आंसर इसका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। 3 लाख का 36% लीजिए और उसको 28/365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिए 3 लाख है क्या, तो 3 लाख है जितना मिस्टर एक्स ने ऑनलाइन पेमेंट किया। ठीक है, तो आपसे इंटरेस्ट ही तो पूछा जा रहा है। सिंपल इसका फॉर्मूला आपको पता है ना, P × R × T अपॉन 100। तो P आप कितना लेंगे, P लेंगे आप 3 लाख। ठीक है, R कितना लेंगे दोस्तों, तो देखिए R निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, R आपको 36% लेना पड़ेगा। क्यों 36% लेना होगा, तो दोस्तों आप यहाँ देखिए 3% पर मंथ दिया हुआ है, आप इसे कन्वर्ट करेंगे पर एनम में तो आपको 36% मिल जाएगा। और दूसरी बात कि टी कितना लेंगे, तो 28 दिन है, तो 28 को आप ईयर में बदलेंगे ना, तो 28 को 365 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और इंटू 100 लेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए जो पेमेंट होता है ना वो हमेशा इंटरेस्ट फ्री पीरियड के बाद किया जाता है। अब मान लीजिए कि आप पेमेंट विद इन द इंटरेस्ट फ्री पीरियड नहीं कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिलिंग डेट से इंटरेस्ट को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने 28 लिया है, 28 से ही लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. X purchased product online of ₹50 lakh by using credit card on dated 12 April 2019. After 41 days, he paid entire outstanding amount with interest. How much interest was paid by Mr. X? आपके सामने 4 ऑप्शंस दी गई हैं, तो फिर से वही पूछा गया इंटरेस्ट कितना दिया गया। देखिए 41 दिन के बाद क्या है और फ्री इंटरेस्ट पीरियड कितना था बताइए, तो फ्री इंटरेस्ट पीरियड था 20 दिन का और कब पेमेंट कर रहा है, 41 दिन का पेमेंट कर रहा है। तो अभी मैंने बताया था ना कि जो आपका पेमेंट जो है यदि आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड की बात कर रहे हैं तो आपको बिलिंग डेट से पेमेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए 2 अप्रैल से लेके 5 मई तक जो बिलिंग डेट था, ठीक है 2 अप्रैल से लेके बिलिंग डेट कब है 5 मई, आप 41 दिन जुड़िएगा ना 12 अप्रैल में, तो 5 मई पे 5, तो देखिए 5 मई है बिलिंग डेट, तो 2 अप्रैल, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 12 अप्रैल होना चाहिए, मैंने गलती से 12 अप्रैल होगा, गलती से वन टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 12 अप्रैल टू 5 मई, तो ये कितना दिन है, 23 दिन है। ठीक है, 23 दिन और उसमें आप 20 दिन और जोड़ लीजिए जो कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, तो आपको टोटल मिल जाएगा 43 दिन, और उसने 41 दिन में पे ऑफ कर दिया, तो इसीलिए 0 इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए हर एक यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बिलिंग डेट है 5 माह हर एक महीना का। ठीक है, और उसने परचेस कब किया था, उसने परचेस किया था 12th को। गलती से दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक है, मैंने 2 लिख दिया है, तो वहाँ 12th होगा। तो आप ये बताइए 12 अप्रैल से लेके उसे 5 मई तक का बिलिंग डेट था, कितना दिन हो गया, 23 दिन हो गया। और इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखिए दिखा हुआ है 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड है, तो कुल मिलाकर उसे 43 दिन मिल रहा है और उसने 41 दिन में पेमेंट कर दिया, तो उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं पे करना है। लेकिन यदि मान लीजिए कि 43 दिन के बाद करता तो फिर उसे देना पड़ता। अब देखिए परचेज डेट है 12 अप्रैल, तो बिलिंग डेट है होगा 5 मई, तो डिफरेंस है 23 दिन का, और 20 दिन का आप इंटरेस्ट फ्री पीरियड ले लिए बिलिंग डेट से, तो टोटल हो गया 43 दिन। तो उसने चूंकि इंटायर ड्यूज 41 डेज में पे कर दिया, क्योंकि विद इन ड्यू डेट है इसलिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो यही तो कंसेप्ट है। तो याद रखिए पेमेंट यदि इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर किया जाएगा तो, और इंटरेस्ट फ्री पीरियड कब से लेना है, तो बिलिंग डेट से लेना है, ये ध्यान रखना है। चलिए
ये बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल परसेंटेज रेट इज हाउ मच एंड एनुअल इफेक्टिव रेट इज हाउ मच। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दी गई है। ऑप्शन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, 1+r/m होल टू द पावर mt। ठीक है, आप फॉर्मूला में पुट कीजिए। आर कितना लेंगे आप, 0.36 लेंगे, हम लोगों ने बताया ना 0.36 क्यों लेंगे है, और एम लेंगे 12 और पावर तो mt 12 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू आएगा 0.427 या 42.58%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एक्स परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफ ₹4,000 बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड ऑन डेटेड 4 मई 2019। व्हाट आर द मिनिमम पेमेंट मिस्टर एक्स, अब देखिए मिनिमम पेमेंट पूछा गया है। मिस्टर एक्स हैव टू पे ऑन और बिफोर ड्यू डेट टू अवॉइड पेनल्टी। पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए मिस्टर एक्स को कितना पेमेंट करना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग MAD कहते हैं, मिनिमम अमाउंट ड्यू कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम ऑफ 5% ऑन आउटस्टैंडिंग और ₹250। तो आप बताइए 4,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा कितना है, 4,000 है, 4,000 का 5% कितना होगा, 200। तो 200 हायर है कि 250 हायर है, तो 250 हायर है। ठीक है, तो दोस्तों 250 हायर है, इसलिए 250 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यदि अमाउंट ड्यू होता 6,000 तो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता 300 रुपया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब बैंक है जो कि एक्स है, जो कि प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड इशू करता है मिस्टर ए को। क्रेडिट लिमिट दे रखा है 1 लाख का, बिल डेट दे रखा है हर एक महीना का 2 तारीख और ड्यू डेट दे रखा है 22 ऑफ द सेम मंथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज इज 2.38% पर मंथ। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। नोट देयर इज नो इंटरेस्ट चार्ज फॉर फर्स्ट 50 days। ओवर ड्यू चार्ज इज ₹600। मिस्टर ए मेक्स अ शॉपिंग वर्थ ₹1 lakh in the month of July and paid ₹85,000 on 22nd July and rest pay on 10th August with the final payment। तो ये सब डाटा दिया गया, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक बैंक है जो कि प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड दे रही है मिस्टर ए को, क्रेडिट लिमिट है 1 लाख का, बिलिंग डेट है सेकेंड हर एक महीना का 2 तारीख, ड्यू डेट है 22 ऑफ द सेम मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज है 2.38% पर मंथ। इंटरेस्ट को डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। पहला 50 दिन के लिए कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं है। ठीक है, उसके बाद ओवर ड्यू चार्ज है 600 रुपया। मिस्टर ए ने क्या किया कि शॉपिंग किया 1 लाख रुपये का जुलाई के महीना में और 85,000 रुपया 22 जुलाई को पे कर दिया क्योंकि 22 ड्यू डेट था, और रेस्ट जो अमाउंट था उसमें 10 तारीख को पे किया। ठीक है, फाइनल पेमेंट। तो बताइए इतना इस आदमी ए के लिए कितना दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा, अब बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, 23 जुलाई से कब खरीदा था, 23 जुलाई को खरीदा था ना, तो 23 जुलाई को खरीदा। देखिए पेमेंट किया 85,000, तो 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कितना दिन हो गया, 8 दिन हो गया। और 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक कितना दिन हो गया बताइए, तो 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक हो गया आपका 10 दिन, तो टोटल 18 दिन हो गया। ठीक है, तो ये 18 दिन हो गया, तो इसीलिए हमारा उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18 डेज़ का। चलिए, तो ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। इसी तरह का क्वेश्चन मैं और लाऊंगा आपके लिए। तो यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।